बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। इसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स क्या है, लोनेबल फंड्स क्या है, लोनेबल फ़ंड कहाँ से आते हैं और कहाँ दिए जाते हैं। मतलब लोनेबल फंड्स की सप्लाई कहाँ से आती है, यानी कि लोन देने के लिए फ़ंड्स कहाँ से आते हैं और कौन से लोग लोनेबल फ़ंड्स की डिमांड करते हैं। दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में कि जो लोनेबल फ़ंड्स हैं, लोनेबल फ़ंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि लोनेबल फ़ंड्स का मतलब क्या है। ऐसे फ़ंड, ऐसा पैसा जिसको हम लोन की सूरत में किसी को अदा कर सकें, या ऐसा पैसा, ऐसा फ़ंड जिसको हम लोन की सूरत में कहीं पर रख कर उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकें। मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स एक न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी है। इसको हम न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। इस थ्योरी की मदद से स्टूडेंट हम ये जानते हैं कि मार्केट फोर्सेस आपको पता है, डिमांड एंड सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। ये दो मार्केट फोर्सेस हैं। इन दो फोर्सेस की मदद से हम इंटरेस्ट रेट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई मिलकर काम करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकलता है। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उस पॉइंट को हम इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं। वो इंटरेस्ट रेट जो सेवर्स को इंटरेस्ट रेट मुहैया करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि आपके पास अगर पैसा मौजूद है और आप वो पैसा किसी जगह रखवा देते हैं किसी बैंक में, और बैंक आपसे कहेगा कि हम आपको 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपया मंथली देंगे, तो वो 5,000 रुपया एक इंटरेस्ट रेट है जो आपको मिलेगा। ऐसे ही ये आपने सप्लाई दी है, फ़ंड की आपने सप्लाई बैंक को दे दी है। अब बैंक से फ़ंड की डिमांड कौन करेगा? आपने फ़ंड सप्लाई दिया है और उसके ऊपर आपको एक ख़ास किस्म का इंटरेस्ट रेट चार्ज करके आपको उसके ऊपर मुनाफा दिया जाएगा। ऐसे ही अब बहुत सारे लोग फ़ंड की डिमांड भी करते हैं, यानी कि जो लोन देते हैं। आपने लोन दिया है बैंक को, आपने सप्लाई दी है फ़ंड की। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग लोन की डिमांड करते हैं और फिर बैंक उनको लोन जो है वो सैंक्शन करता है, उसकी अदायगी करता है, और उसके इवज़ उन लोगों से बैंक एक इंटरेस्ट रेट, ख़ास किस्म का तयशुदा इंटरेस्ट रेट पर उन लोगों से वापसी वो रकम लेता है, और उसी रकम में से फिर आपको वो एक तयशुदा इंटरेस्ट रेट के तहत आपको मुनाफा भी दिया जाता है। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल ऐसे ही काम करेंगी जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में अपने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था। ये दोनों फोर्सेस सेम उसी तरह इसमें काम करेंगी। आगे जाकर आपको इसकी समझ लग जाती है। मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की थ्योरी को समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस हैं जो तय कर लेते हैं। किसी भी थ्योरी को पेश करने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ एज्यूम पहले किया जाता है, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और फिर उस इन्वायरमेंट के अंदर उसको पेश किया जाता है। तो आइए हम मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स की थ्योरी को पेश करने के लिए कुछ एजम्पशंस जो हैं वो हम तय कर लेते हैं। एजम्पशंस में पहला पॉइंट हमारे पास आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फ़ंड की मोबिलिटी है, जो फ़ंड की हरकत है, फ़ंड का मौजूद होना, फ़ंड की जो सप्लाई एंड डिमांड है, वो मार्केट फॉर लोनेबल फ़ंड्स के लिए लाजमी है। यानी कि फ़ंड्स होंगे तो ही आप लोनेबल फ़ंड्स की डिमांड भी कर सकेंगे और आप उनकी सप्लाई भी करेंगे। तो पहली अजम्पशंस क्या है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फंड्स। ठीक है, फ़ंड्स का आना जाना मार्केट के अंदर रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर जब भी आप लोन की जब भी सप्लाई या डिमांड करेंगे तो उसमें हर वक्त एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, मुसलसल रहना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लाजम होना चाहिए। ये दूसरा ये अजम्पशंस है। तीसरी अजम्पशन क्या है? प्राइस टेकर। जो शख्स भी लोन की सप्लाई देगा वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है, वो प्राइस टेक करेगा, प्राइस लेगा, ठीक है। चौथी अजम्पशन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हम ये मान कर चलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होगा, वो चेंज हो सकता है, उसमें कमी या बेशी हो सकती है। लेकिन ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा है कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कांस्टेंट रेट ऑफ का मतलब है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर वक्त कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट मौजूद रहना चाहिए इस थ्योरी के लिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की मदद से ही तो हमने डिटरमिन करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। वो आगे चलकर अब आपको समझ लग जाती है। फोर्थ पॉइंट मैं अगेन बता रहा हूँ, हमें सिर्फ ये बता रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी, उतार चढ़ाव होना चाहिए या होता रहेगा, ये भी हम एज्यूम करके चलेंगे। पांचवी अजम्पशंस क्या है? पाँचवें नंबर पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ओनली वन फाइनेंशियल मार्केट। हम सिर्फ अभी ओनली वन फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मार्केट ज़्यादा की हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक सिंगल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मौजूद हैं और हम वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोनेबल फंड्स के लिए वो फाइंड करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 है ऑल सेवर्स सेव इन द मार्केट। जितने भी लोग पैसा दे रहे हैं, ठीक है, सेव कर रहे हैं और सेव करके वो फंड्स ये दे रहे हैं, वो मार्केट के अंदर से पैसा सेव करेंगे इंटरेस्ट की सूरत में भी, यानी कि वो मुनाफा कमाएंगे। ऑल बारवर्स टेक लोन फॉर दिस मार्केट। सातवां पॉइंट क्या है कि तमाम बारवर्स मार्केट से लोन लेंगे। छठा और सातवां इजी करके समझा रहा हूँ। छठे पॉइंट में क्या है कि अजम्पशंस ये भी होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर जो पैसा सेव करने वाले लोग हैं वो मार्केट के अंदर पैसा देंगे ताकि फ़ंड की सप्लाई हो सके। और सातवां पॉइंट क्या है कि लोन लेने वाले यानी कि बारवर्स, ये भी अजम्पशंस हम करके चलेंगे कि लोग लोन लाजम लेंगे। ये हमारी 7 अजम्पशंस हैं। और भी बहुत सारी अजम्पशंस हैं, अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप बुक में से रीड आउट करेंगे, लेकिन आपको इजी वे में समझाने के लिए मैंने जो परफेक्ट अजम्पशंस हैं वो मैंने पुट डाउन किए हैं, ठीक है। ये हमारी अजम्पशंस हैं स्टूडेंट्स, जो मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स के लिए हमने एज्यूम की हैं। अब हम बात करते हैं कि जो फंड्स हैं लोन के लिए, जो फंड्स हैं उनकी सप्लाई कहाँ से आएगी, सोर्स ऑफ सप्लाई कहाँ से आएगा। जो फंड्स हमने इशू करने हैं उनकी सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेविंग्स, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे, हम में से भी बहुत सारे लोग पैसा सेव करते हैं, ठीक है। पैसा कब सेव किया जाता है? जब आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए एक ख़ास किस्म की अमाउंट रख लेते हैं या ख़र्च कर देते हैं और उसके बावजूद या उसके ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ पैसा या अमाउंट आपके पास बच जाती है, तो वो पैसा आप सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो वो सेविंग्स हैं वो फ़ंड्स की सप्लाई के काम आती हैं। आप वो पैसा अमूमन बैंक में रखवा देते हैं, ठीक है, और बैंक आपके पैसा जो है वो आगे लोगों को फ़ंड्स की सूरत में, लोन की सूरत में उसकी अदायगी करता है और लोगों से ख़ास किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अक्सर हम इसको कर्ज़ों का नाम भी देते हैं, जैसे ज़री बैंक से आम किसान लोग, ठीक है, एक ख़ास रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ज़री कर्ज़ा भी लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी ज़मीन जो है, ठीक है, उसको प्लेज किया जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारा पैसा मार्केट के अंदर रखवाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल मार्केट का आपको पता है ना, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल यानी कि मालियाती ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, यानी कि बैंक्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डिस होर्डिंग। क्या है? डिस होर्डिंग।
होर्डिंग कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, पैसा जमा करने को। ठीक है, बहुत सारे लोग ना पैसा जमा करने के शौकीन होते हैं और वो बैंक के अंदर भी नहीं अमूमन रखवाते हैं, वो अपने पास पैसे को तय दर घर के अंदर जमा करने के शौकीन होते हैं। ठीक है, वो पैसा जमा करते रहते हैं, करते जाते हैं। ठीक है, तो अमूमन जब मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है ना, ठीक है, तो ये लोग भी डिसहोल्डिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डिसहोल्डिंग करते हैं। मतलब ये है कि ये लोग पैसा बैंक के अंदर रखवा देते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। ठीक है, हमें उसके ऊपर ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास बैंक क्रेडिट, बैंक क्रिएशन इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक क्रेडिट जो है, यानी कि बैंक जो है वो लोगों से सप्लाई ऑफ फ़ंड लेता रहेगा और डिमांड ऑफ फ़ंड करता रहेगा। इससे भी पैसे की क्रिएशन यानी कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बढ़ती रहेगी। चौथा पॉइंट है हमारे पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है, आपके पास कोई मशीनरी है, आप उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि अब मैं ये कारोबार नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ नया कारोबार करूँगा। ठीक है, तो आप उस मशीनरी को या आप उस जगह को या आप उन एसेट्स को जो है ना वो बेच देते हैं। ठीक है, अब बेच कर आपको नेट वहाँ पे फिल वक्त नहीं लगाते, अब बेचने के बाद जो आपके पास पैसा आ जाता है वो आपकी, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो आपने कहीं लगाई नहीं है। आप मार्केट के अंदर चेक करते हो कि आप कहते हो मेरे पास तो पैसा ऐसे फजूल ही पड़ा हुआ है, ठीक है, जो मैंने अपने एसेट्स बेच कर ये अपने पास सेव किया है। तो आप कहते हैं क्यों ना मैं इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लूँ। मार्केट के अंदर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक अच्छा दे रहे हैं तो मैं अपना पैसा बैंक के अंदर रखवा देता हूँ। ठीक है, और इसके एवज़ बैंक आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और आप घर बैठ के एक अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। आइए अब देखते हैं ओ एक्सिस और ओ वाई पर। ओ वाई पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, डायग्राम की सूरत में हम समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाई पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है और ओ एक्स पर हमने लोनेबल फंड्स लिया है। सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट इन्वर्स एक रिलेशनशिप की सूरत में बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने वाला है, ओ वाई पर आप देखें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करेगा, आप तीर का निशान देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो आप ओ एक्स पर देखें लोनेबल फंड्स, तीर का निशान आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ओ वाई पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ओ एक्स पर लोनेबल फंड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और लोनेबल फंड्स की डिमांड की बात हम आगे करेंगे, उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। सप्लाई कैसे अब बढ़ी है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, ये लॉ ऑफ सप्लाई है जो हमने पीछे डिस्कस किया था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से जो लोनेबल फंड्स की सप्लाई है वो बढ़ गई है। अब बढ़ी क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपके पास फ़ंड मौजूद है और आप मार्केट के अंदर देखते हैं कि आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पैसा रखवाने पर, ठीक है, तो आप अपना पैसा उठाकर बैंक के अंदर रखवा देंगे। किस सूरत में? जब आपको ये पता होगा, लोगों को जब ये पता होगा कि हमारे पास पड़े हुए पैसे के ऊपर कुछ पैसा नहीं बन रहा, लेकिन मार्केट के अंदर अगर हम इस पैसे को रखवा दें तो हमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो लोग फ़ंड्स निकाल कर बैंक में अंदर जमा करवा देते हैं, ये सोचकर कि उनका मुनाफा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से लोनेबल फंड्स की सप्लाई भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं डिमांड की। ठीक है, कि डिमांड कहाँ से आती है, फंड्स की डिमांड कहाँ से आती है। फंड्स की डिमांड स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है। हमें से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, तो हम बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन। हम बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए लोन लेते हैं, जैसे हमने कार लेनी हो हम कार के लिए लोन लेते हैं, हमने घर बनाना हो, ठीक है, हमने ज़रूरी अद्वियात लेनी हो हम लोन लेते हैं, हमने कोई ना कोई फसल उगानी हो तो हम लोन लेते हैं। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं शादी ब्याह करना हो तो उस सूरत में हम मार्केट्स के अंदर से लोन उठाते हैं। तो कंजम्पशन करने के लिए भी हम लोन की डिमांड करते हैं। तीसरा पॉइंट है होर्डिंग।
ठीक है। सप्लाई में हमने डिसहोल्डिंग पढ़ा था, या हम होल्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब होल्डिंग क्या है कि पैसा जमा करना, ठीक है, ज़ख़ीरा करना। अब होल्डिंग क्या है कि जो लोग पैसा ज़ख़ीरा कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा मौजूद होता है, जब वो मार्केट के अंदर देखते हैं कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है बढ़ गया है, तो वो डिसहोल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, कि अपने ज़ख़ीरा शुदा पैसे को निकाल कर बैंक को देते और उसके ऊपर मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ जाता है, कम हो जाता है, तो ये लोग होल्डिंग शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे पैसा रखवाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमें मुनाफा तो अच्छा मिलेगा नहीं, तो ये लोग अपने पास उस पैसे को महफूज करना फिर से शुरू कर देते हैं, यानी कि होल्डिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये है डिमांड, कि फ़ंड्स की डिमांड कहाँ से आती है। इन्वेस्टमेंट से आती है, लोग कारोबार करना चाहते हैं। कंज्यूमशन से आती है, क्योंकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में पैसा कंज्यूम करना चाहते हैं। होल्डिंग से आता है, जब लोग ये देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल लो हो गया है, तो बैंक में पैसा रखवाने का फ़ायदा नहीं है, मैं अपने पास जमा कर लेता हूँ, ठीक है। तो लोग इन सूरत में पैसे की डिमांड करते हैं। तीसरा पॉइंट थोड़ा और मज़ीद समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी समझ लग जाए कि होल्डिंग क्या है। होल्डिंग ये है स्टूडेंट, कि बहुत सारे लोग हादसाती सूरत में, ठीक है, लिक्विडिटी की सूरत में, ये लिक्विडिटी कहते हैं कि ऐसा पैसा जिसको आप फ़ौरन कैश की सूरत में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा कैश की सूरत में मौजूद हो। किसी एमरजेंसी की सूरत में, किसी हादसाती सूरत में लोग ये सोचते हैं कि शादी ब्याह पर या एक्सीडेंट की सूरत में, या कोई बीमार पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में उनको फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लोग लिक्विडिटी की सूरत में पैसा अपने पास जमा करते हैं या उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा मौजूद हो, ताकि किसी भी हादसाती सूरत में वो पैसा उनके काम आ सके। अब हम डिमांड को डायग्राम की सूरत में समझने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमने OY पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है और OX पर लोनेबल फंड्स को लिया है। अगर आप डिमांड कर्व को देखें, तो वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसमें अगर आप देखें पॉइंट, आप A और B को नोट करें, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब A है, तो लोनेबल फंड्स आप OX पर देखें B पॉइंट पर है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस हिसाब से लोनेबल फंड्स की डिमांड कम है, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो लोग फ़ंड की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैंक से 1 लाख रुपया लोन लेना चाह रहे हैं, बैंक आपको कहता है कि इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20,000 देना पड़ेगा, यानी कि आपको 1,20,000 वापसी करना पड़ेंगे। तो आप कहते हैं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह पॉइंट E और F को नोट करें, ठीक है, डिमांड कर्व के ऊपर अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि IE को नोट करें और नीचे आप OF को नोट करें, ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, ठीक है, तो आप देखें डिमांड OF तक बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो जो लोनेबल फंड्स की डिमांड है वो OX पर O की तरफ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, आप देखेंगे कि लोनेबल फंड्स की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, ठीक है, कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लोनेबल फंड्स की डिमांड कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोनेबल फंड्स की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। ये सेम लॉ ऑफ डिमांड है जो हमने पीछे पढ़ा था। अब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, वो पॉइंट जो हमने एज्यूम पीछे किया था कि फ्लेक्सिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और एक कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तयशुदा होना चाहिए जिसके ऊपर फ़ंड वसूल भी किए जा सकें और आगे दिए भी जा सकें, ठीक है। यानी कि लोन की सप्लाई और लोन की डिमांड के लिए कोई ना कोई ऐसा रेट होना चाहिए कि जो लोग सप्लाई दे रहे हैं उनको भी उस रेट के ऊपर मुनाफा दिया जा सके, और जो लोग लोन की डिमांड कर रहे हैं उनसे भी ख़ास किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सके।
तो वो एक ख़ास किस्म का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए अब हम मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई की मदद से इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से हम जान पाएंगे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए मार्केट के अंदर मौजूद होगा, जिसको हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसके ऊपर हम सप्लाई एंड डिमांड को डील करेंगे। तो ये है स्टूडेंट इक्विलिब्रियम, डायग्राम में आप देख रहे होंगे। सेम उसी तरह हमने ओ वाई पर इंटरेस्ट रेट को लिया है और ओ एक्स पर लोनेबल फंड्स को लिया है। राइट से लेफ़्ट डिमांड कर्व आप देख रहे होंगे जो वाई से एक्स की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और सप्लाई कर्व भी आप देख रहे होंगे। एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं, उसको हमने इंटरेस्ट के लिए हमने आई आर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, नाम दिया है, और नीचे एल एफ सप्लाई के लिए लोनेबल फंड्स के लिए हमने उसको एल एफ का नाम दिया है, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में मिल गए हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों आपस में इकट्ठे मिल रहे हैं, ठीक है। इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो लोग जो लोन की सप्लाई देंगे वो इसी रेट पर, यानी कि ओ आई आर, ठीक है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ओ आई आर, मैं फिर अगेन दोहरा रहा हूँ, ओ आई आर ये वो इंटरेस्ट ऑफ रेट है जिसके ऊपर लोग जो फ़ंड की सप्लाई करेंगे उनको इस रेट पर मुनाफा दिया जाएगा, और वो लोग जो ओ एल एफ़ यानी कि वो लोग जो फ़ंड की ओ एल एफ़ फ़ंड की डिमांड करेंगे उनको ओ आई आर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अदायगी करना पड़ेगी। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने डायग्राम की सूरत में देख लें, हमने ये फाइंड आउट किया है कि डिमांड और सप्लाई एक मुकाम ऐसा आता है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा निकलता है जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट है जिसकी मदद से हम ये तय कर लेते हैं कि इस रेट पर जो लोग सप्लाई ऑफ फ़ंड करेंगे उनको मुनाफा मिलेगा, और इसी रेट पर जो लोग फ़ंड की डिमांड करेंगे उनको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अदायगी करना पड़ेगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, द मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स। होप सो आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।